हाँ भाई, 11वीं के महारथियों, कैसे हो? बढ़िया चल रहा है आपकी पढ़ाई? तबीयत कैसी है? अच्छी है? आपका स्वागत है आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब। अरे कभी सोचा है अपन ने ये नाम ही क्यों रखा कॉन्सेप्ट? हाँ, अब तक तो क्लियर हो चुका होगा कि कॉन्सेप्ट नाम रखने का उद्देश्य क्या है। देखो, अब तक जितने भी मैंने पढ़ाई करवाई है या फिर जितने मुझसे पढ़ चुके या फिर जिनसे मैं पढ़ाऊं, वहां से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये नहीं है कि मैंने जिसको पढ़ाया उसी लिए कॉन्सेप्ट है। जिनसे मैं पढ़ा हूं और जिसको मैंने पढ़ाया है, ये कॉन्सेप्ट एक चेन के जैसे चल रहा है। बच्चों, मैथ की पढ़ाई हमेशा कॉन्सेप्चुअल होती है, इसीलिए अपना नाम कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये नया क्लास, नया इस सेशन का 11वीं के मैथमेटिक्स का ये नया क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है कॉम्प्लेक्स, मीन सम्मिश्र संख्या, मीन काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याओं में हम थोड़ा बढ़ चुके हैं, थोड़ा क्या पूरा ही बढ़ चुके हैं हम। कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स को लिखते कैसे वो पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स को जो घात है, आयोटा की घात हमने पढ़ ली, जोड़ बाकी, गुणा भाग, गुणात्मक प्रतिलोम, मापांक, संयुग्मी, ये सब हमने सीख लिया है। ठीक है ना। और हमने जड बार क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जड क्या होता है, वो सब हमने सीखा था। अब हम सीखेंगे ध्रुवीय निरूपण, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण, पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक निर्देशांक अक्ष में सम्मिश्र संख्या का क्या रोल है वो हम जानेंगे बच्चों। ठीक है ना, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण या फिर कार्तीय निर्देशांक निरूपण, ये आज की क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। और फिर 5.2 को आप देखना चुटकियों में सॉल्व करेंगे एकदम से। दो चीजें पढ़नी है बच्चों, दो चीजें, एक का नाम तो है मापांक और एक है कोणांक। मापांक तो आप पढ़ चुके हो। मापांक किसको बोलते हैं? मॉडुलस को बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल आप पढ़ चुके हो। लेकिन कोणांक आपके लिए नया है। अब ये कोणांक क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये अगर हम अभी सीखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो कि एक सम्मिश्र का मतलब क्या होता है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, स्टार्ट यहां से करेंगे। देखो, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये अपनी एक्स है, एक्स एक्स क्या है, एक्स एक्स, और ये अपनी एक्स है वाई एक्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्स और वाई एक्स मैंने यहां पे एक पॉइंट बना दिया 4,3। तो आप मुझे बताओगे एक्स पे 4 है, वाई पे 3। ठीक है, तो बच्चों ये 4,3 जो आपने एक निर्देशांक अक्षों पे दर्शाए है ना, ये एक सम्मिश्र संख्या का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? यदि एक्स अक्ष को मैं वास्तविक अक्ष मान लूं, क्या मान लूं? वास्तविक अक्ष, और वाई अक्ष को मैं काल्पनिक अक्ष कह दूं, क्या कह दूं? काल्पनिक अक्ष। तो बच्चा पार्टी एक पॉइंट जिसमें भुज कोटि यानी एक्स और वाई निर्देशांक जो होते हैं ना, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ही डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? सुनो भाई, 4,3 में ए का मान 4 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट 4,3, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक और कुछ नहीं, सिर्फ एक पॉइंट है बच्चों, एक बिंदु है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, ये आप समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। तो बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बिंदु के रूप में दर्शाया जा सकता है जिसमें अक्ष निर्देशांक वास्तविक भाग होगा और वाई निर्देशांक काल्पनिक भाग होगा। ठीक है ना, चलो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं फिर। देखो, तो यानी हम किसी भी एक सम्मिश्र संख्या को a + आयोटा b को एक बिंदु के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a, b, जहां पे उसका अक्ष निर्देशांक, क्या बोल रहा हूं मैं? अक्ष निर्देशांक रियल पार्ट ऑफ z होगा और y निर्देशांक जो होगा ना, y कोऑर्डिनेट, वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं z बराबर -1 + का 3 आयोटा, -1 + का 3 आयोटा, तो मुझे बताओ अक्ष निर्देशांक क्या होगा? -1, वाई निर्देशांक 3।
तो अक्स माइनस किस तरफ होता है, इस तरफ, y पॉजिटिव इस तरफ, तो -1 प्लस का 3, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो ये क्या है, एक z ही है, क्या है बच्चों, z है। तो ये अगर आप निरूपण समझ चुके हो तो आपको मैं आगे लेके चलता हूं। इस सफर में हम पहला मुकाम हासिल कर चुके हैं कि सम्मिश्र संख्या को एक बिंदु का निरूपण दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो कैसे बढ़ेंगे आगे। आप वीडियो को रोक कर नोट किया करो, मुझे जल्दी मिटाना पड़ता है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। इस वजह से काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर आप, जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो काफ़ी व्यूअर्स जो होते हैं ना पूछते हैं कि सर आप जल्दी मिटा देते हो। तो बच्चा 11th 10th क्लास में, चलो आपको किसी को पता नहीं हो तो, बाकी ऑनलाइन स्टडी करने वालों को सबको पता रहता है कि वीडियो को रोक कर फिर नोट किया जाता है, ठीक है। देखो बच्चा पार्टी, अब आपके सामने मैंने एक z लिया, मैंने क्या लिया, एक लेट z लाइक x प्लस आयोटा y, क्या ले लिया मैंने, x प्लस आयोटा y, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, इसको बोलते हैं एक्स एक्स, क्या बोलते हैं, एक्स एक्स। और इसको मैंने मान लिया वास्तविक अक्ष, कौन सी अक्ष, वास्तविक अक्ष ले लिया बच्चों, मैंने इसको वास्तविक अक्ष लिया, ठीक है ना। और मैंने यहां पे लिया वाई एक्स, और वाई एक्स को मैंने मान लिया काल्पनिक अक्ष, क्या मान लिया, काल्पनिक अक्ष। तो एक्स अक्ष ये है, वाई एक्स ये है, रियल पार्ट ये, काल्पनिक भाग ये है, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक्स माना और यहां पे मैंने वाई मान लिया, तो यहां पे एक पॉइंट बन गया P और उसको लिखा मैंने x, y। हो सकता है ये इस चतुर्थांश में हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, ये किसी भी चतुर्थांश में जा सकता है, लेकिन मैंने इसको कौन से चतुर्थांश में माना है, पहले में, ठीक है। ये बिंदु कौन सा है मुझे बता सकते हो क्या, सर ये होगा 0,0, जिसको ओरिजिन बोलते हैं या फिर मूल बिंदु बोला जाता है। मैंने इसको यहां से मिला दिया, O को P से मैंने मिला दिया। पता है बच्चों आपको, O से P मिलाने पर OP एक दूरी का काम कर रही है, OP एक दूरी का काम कर रही है, और ये जो OP दूरी है ना, वो इस सम्मिश्र संख्या का मापांक होता है, इस सम्मिश्र संख्या का परिमाण होता है। और मैंने परसों ही क्लास में कहा था कि परिमाण कभी माइनस में क्यों नहीं हो सकता, मापांक माइनस में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो परिमाण है ना, ये मूल बिंदु से उस सम्मिश्र संख्या के बीच की दूरी है, और दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। आपने सुना है क्या मोटरसाइकिल से -300 किलोमीटर तय किया, अरे ऐसा कभी होता ही नहीं है। या फिर मेरे को ना किसी काम को करने में -2 घंटे लगे, ऐसा हो सकता है क्या। या फिर आपका वजन -25 किलो है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक दूरी है, और ये दूरी है ना, दूरी ये इसका मापांक होता है, क्या होता है, मापांक। आप कहोगे सर आपने कैसे कहा ये मापांक होता है, भैया निकाल लो, OP निकालो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से OP निकालो, तो दूरी क्या होगी OP, वो होगी x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो x2 का मान कितना है x1 का 0, y2 का y1 का 0, यानी आ गया ना x स्क्वायर y स्क्वायर। और यही क्या होता है, याद है मैंने आपको लिखवाया था, मॉडुलस ऑफ z। तो मापांक यानी मॉडुलस, मापांक यानी मॉडुलस ऑफ z। तो बताओ OP आ गया ना, OP, और हमेशा किस में रहेगा, ये पॉजिटिव में, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये आ गया मापांक, और इसको सम्मिश्र रूप में बोलेंगे R से। आज के बाद में किस में डिनोट करेंगे, R से। तो यहां पर हम इनका मापांक लिखेंगे, किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक होता है R, और उसका वैल्यू हो जाएगा वर्गमूल x निर्देशांक का स्क्वायर, y निर्देशांक का स्क्वायर, यानी वास्तविक भाग का स्क्वायर, काल्पनिक भाग का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। नोट कर लो, पहली चीज तो आपकी यही है, पहली चीज तो आपकी यही है। और ये आपका कार्तीय निर्देशांक है, अभी तक तो क्या है, कार्तीय निर्देशांक है। r ध्रुवीय रूप में आती है ये दूरी, सीखेंगे, पहले तो इसको नोट करो। रुको एक बार, इसको आप वीडियो को रोक के नोट कर लेना भाई, ठीक है। हाँ महारथियों,
एक चीज देखो, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण करेंगे। शानदार टॉपिक है, आराम से समझेंगे, समझ के समझेंगे, ठीक है ना। थोड़ा वक्त लेंगे इसमें। देखो ध्रुवीय, ध्रुवीय का मतलब क्या है, ये देखो आप आगे पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन अपना चलेगा, हर बार ध्रुवीय काम में आएगा। ध्रुवीय का मतलब होता है झुकाव, यानी जिसमें कोण जुड़ जाता है, जिसमें कोण की बातें चलती है। पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट कोण से जुड़ाव रख लेते हैं। अक्ष निर्देशांक को कोण के साथ व्यक्त करना, वाई निर्देशांक को कोण के साथ व्यक्त करना, ये सब चीजें ध्रुवीय में आती है। अब ये ध्रुवीय में कैसे आएगी, कोण कैसे, थीटा है, थीटा है। मूल बिंदु से संख्या की दूरी को आर मान लेंगे। देखो कैसे, सुनो, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम आगे बना देते हैं ताकि देखने पे फिर बार बार दिखता रहे। ये देखते रहो, आप देखते रहो, ठीक है। इसको मैंने रियल एक्सिस मान ली, इसको मैंने इमेजिनरी एक्सिस मान ली। नीचे लिख लो चाहे, कोई दिक्कत बात नहीं है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना। रियल और इमेजिनरी मान ली। कोई भी आप एक सम्मिश्र संख्या ले लो, संख्या ले ली आपने, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहां पे आपने x ले लिया, यहां पे आपने y ले लिया, ये इधर से आ गया यहां पे, और ये एक पॉइंट हो गया x कोमा y, x कोमा y। इसको आपने मूल बिंदु से मिला दिया, और मूल बिंदु आपका 0,0 है ना। और इसको मिलाने से ये जो दूरी आती है ना, इसको बोल दिया r, इसको बोल दिया r। और x एक्स यानी रियल एक्सिस से कितने कोण पे झुका हो उसको मान लिया थीटा, उसको मान लिया थीटा, ठीक है ना। अगर ये थीटा हो गया, और अगर मैं यहां से इस पे लंब डाल दूं, परपेंडिकुलर डाल दूं मैं यहां पे, तो क्या यहां पे एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है क्या? बस मुझे इतना बता दो बच्चा लोग, ध्रुवीय रूप का मतलब है ये x है ना, यहां से हट जाना चाहिए और x की जगह r और थीटा आना चाहिए। y हट जाना चाहिए, y की जगह r और थीटा आना चाहिए। कुल मिला के हमें x y नहीं रखना, x y की जगह r और थीटा रखना है। तो देखो बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, समकोण त्रिभुज में, आप वैसे 11th में और फिजिक्स में आप पढ़ते हो, अगर ये r है ना तो ये r कोस थीटा होगा, r कोस थीटा होगा, ये r साइन थीटा होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा, देखो इस समकोण त्रिभुज में आप ना इसको r लिखते हो, इसको थीटा, इसको y और इसको x। इसमें दो फॉर्मूले लगाओ, मैं बीच में मिटाऊंगा फिर देख लेना। एक तो लगाओ आप कोस थीटा, कोस थीटा आधार बटा करण, ये आधार हो जाएगा और करण r हो जाएगा। यहां से x का मान कितना आएगा, r कोस थीटा, बोलो आया कि नहीं आया? बोलो x का मान कितना आया, r कोस थीटा। एक बार आप साइन थीटा लगाओ, लंब बटा करण, लंब का मान y, करण का मतलब r, तो y का मान कितना है, r साइन थीटा। वैसे मुझे पता है आपको ये पता भी था, लेकिन फिर भी मैंने आपको निकाल के दिखाया है। तो बताओ बच्चों, x का मान कितना आ गया, r कोस थीटा, y का मान r साइन थीटा। कुछ नहीं करना बच्चा पार्टी, z बराबर x का मान कितना लिख दो, r कोस थीटा, और आयोटा लगा दो, और y की जगह r साइन थीटा लिख दो। बस इसी को बोलते हैं ध्रुवीय रूप ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दिस यू कैन सी हियर। और ये चीज सेम है, कोई फर्क नहीं है। बताओ कर दोगे कैसे, है ना। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, r कोस थीटा, और y का वैल्यू r साइन थीटा, और r क्या है, थीटा क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखो जहां पे, देखो एक बार मैं इसको मिटा के वापस लिखता हूं, एक बार इसको आप नोट करो, एकदम अच्छे से नोट करो बच्चा पार्टी, एकदम अच्छे से नोट करो इसको, वीडियो रोक के, फिर मैं आपको एक एक चीज को वापस डिफाइन करूंगा। बच्चों मैं एक बार इसको एकदम से वो कह करना अपनी भाषा में सड़िया करके लिख दियो है। जड को कार्तीय रूप होवे, जड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, दिखने में भी अच्छा है, लेकिन अपन तो इको ध्रुवीय रूप बनाना है। ध्रुवीय को मतलब एक्स वाई हटाना है, आर थीटा लगाना है। जड का ध्रुवीय रूप हो जाएगा आर कोस थीटा एक्स की जगह, प्लस आयोटा वाई की जगह आर साइन थीटा। बस यही ध्रुवीय रूप होता है। अब आपको मैं डिफाइन कर देता हूं कि आर तो क्या और थीटा क्या है। बच्चा पार्टी आर को बोलते हैं मापांक, क्या बोलते हैं, मापांक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडुलस। एकदम से सीधी सी बात, नो बकवास। और इसका वैल्यू होता है
वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। थीटा को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, 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 जिसको हिंदी में बोलते हैं कोणांक। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, एक ही बात है। इसको मापांक, इसको कोणांक, इसको मॉडुलस, एम्पलीट्यूड। और थीटा का मान कैसे निकलता है ये अब हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। मापांक तो हर कोई निकाल देगा, कोणांक कैसे ज्ञात करेंगे वही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक बार सीख गए ना, 20 के 20 सवाल अगर आपके सामने आ जाएंगे ना, ऐसे चुटकियों में बता दोगे इसका ये थीटा होगा, ये π/3 होगा, माइनस π/3 होगा, -120, -60, जितने भी होंगे ना आप बता दोगे। कोणांक का मतलब होता है थीटा, यानी जो आर हमारी रेखा चलती है ना, देखो ये देखो ऐसे बनाया था हमने, तो ये वाला ये थीटा, मान लो समिश्र संख्या यहां पे है तो ये वाला थीटा है ना, मान लो समिश्र संख्या तीसरे क्वाड्रेंट में तो ये वाला थीटा, यहां से घुमाना ये वाला, ये सब के सब थीटा है। और इन थीटा का मान ज्ञात करना है, प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। बस इतना सही है, कुछ नहीं है सिलेबस में। और इनके एक्स्ट्रा भी समिश्र संख्याओं में बहुत कुछ पढ़ने लायक चीजें होती है। इकाई के घनमूल, अरे मैंने करवा दिया ना तुम लोगों को इकाई के घनमूल, बिल्कुल कराए, एक्स्ट्रा चीज करवाई है मैंने आपको। और भी बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा, वो फाउंडेशन का बैच चलेगा, ठीक है ना। आप नजर बनाए रखे, बैच आएगा, देखना आएगा, थोड़े दिनों बाद में आएगा। एक बार इसी कंटेंट पे काम चल रहा है, देखिए। अब इसको आप उतार लो, फिर हम कोणांक निकालना सीखते हैं। एक बार सीख जाओगे तो सारे सवाल हो जाएंगे। एक बार इसको नोट कर लो फटाफट। बच्चों अब अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं। मैं आपको कोणांक ज्ञात करना सिखाता हूं। देखो कोणांक, और कोणांक कैसे ज्ञात होगा, देखो बच्चों। देखो बच्चों, हो सकता है आपको थोड़ा सा डार्क जैसा दिख रहा हो क्योंकि बिजली नहीं है अभी, तो एक बार लाइट चली गई है, लेकिन आप एडजस्ट करो हम मेरे साथ, ठीक है ना। मेहनत करेंगे अपन, कंटेंट पे भरोसा रखो। लाइट आप वैसे कहते हैं ना, अगर देखना है तो मन की आंखों से देखो, है ना। तो कंटेंट देखना चाहिए आप, ठीक है ना। दिख रहा है तो बहुत बढ़िया है। एक बार लाइट चली गई और मैं अपनी मेहनत बीच में नहीं छोड़ना चाहता, आप करवा देते हैं अभी इसको। देखो कोणांक थीटा निकालेंगे। अब थीटा देखो कैसे करते हैं, कोणांक का वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। बच्चा पार्टी, कोणांक बहुत इजी है। मुझे एक बात बता दो, देखो एक तो है कोणांक को रट लो, है ना, फॉर्मूले को रट लो। मैं कहता हूं फॉर्मूले पढ़ने नहीं है, आप 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, तरीके से करेंगे सवाल को, हर सवाल अपना एक अंदाज से करेंगे। मुझे एक बात बता दो, ये वाला एक्स होता है और ये वाला वाई होता है, इसको आर साइन थीटा लिखते हैं और इसको लिखते हैं आर कोस थीटा, लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो देखो एक्स का मान आर कोस थीटा, वाई का मान आर साइन थीटा, दोनों का भाग लगा दो, दोनों का क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो आर से आर कट गया, साइन बटा कोस क्या आता है, टेन थीटा, और ये आ जाएगा वाई बटा एक्स। तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो 12वीं में आएगी, लेकिन ये टेन थीटा का जो वैल्यू है, और अभी अभी हम लास्ट चैप्टर पढ़ा है त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण, एक्स वाई का तो मान आपको देगा ही देगा। टेन थीटा त्रिकोणमितीय समीकरण लगा देंगे और अपना सवाल निकाल लेंगे, उसमें कोणांक आ जाएगा। तो इसमें रटेंगे नहीं, ना ही कोई फॉर्मूला लिखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, कोणांक हमेशा -π से पाई के बीच में होता है बच्चों, -π से पाई के बीच में होता है। अब देखो -π से पाई के बीच में हो जाएगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम तरीके अब याद नहीं करेंगे, सवालों को याद बिल्कुल नहीं करेंगे, हम खुद निकालेंगे, ठीक है ना। चलो आप इसको नोट कर लो, ये सिंपल सा फॉर्मूला, वैसे मैं लिखाता है नहीं हूं, मैं तो सवाल से करवाता हूं हमेशा बच्चों को, ताकि वो याद न कर सकें, ठीक है। अब हम सवाल करेंगे। ये थे अपने कॉन्सेप्ट, 5.2 के सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं बच्चों। अब सिर्फ और सिर्फ 5.2 के सवाल बाकी है और कुछ बाकी नहीं है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे हम 5.2 के सभी सॉल्यूशन के साथ, तब आपको फील होगा पूरी 5.2 का जो कॉन्सेप्ट है ना, तभी फील होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मिलेंगे हम नई क्लास में जिसमें हम 5.2 के सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है।